Hello friends, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on my YouTube channel Dr. Sachin Goswami's English Classes। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मुल्क राज आनंद का टॉपिक हमारा चल रहा है और मुल्क राज आनंद के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो मुल्क राज आनंद हैं वो एक ऐसे नॉवलिस्ट हैं, ऐसे राइटर हैं जो भारत की जो एक हम कह सकते हैं कि जो नेटिवनेस होती है उससे जुड़े हुए एक उपन्यासकार हैं। और व्हाट इज नेटिवनेस, ये नेटिवनेस होता क्या है दोस्तों, किसको नेटिवनेस कहते हैं? क्योंकि हमें जो ये इंडियन नेटिव एलिमेंट्स हैं ये हमें देखने को मिलते हैं मुल्क राज आनंद के फिक्शंस में। अब नेटिवनेस में वो किस चीज को लेते हैं, सबसे पहले तो हम बात करेंगे नेटिवनेस की। तो दोस्तों, नेटिवनेस होती क्या है, या फिर हम ये कहें कि नेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? जहां पर समाज की एक पिक्चर को दर्शाया जाए, सोसाइटी को दर्शाया जाए, उस समाज में हम बात करते हैं पुअर पीपल की, डाउन टू अर्थ सोसाइटी की बात हम करते हैं, सफरिंग ऑफ पीपल की बात करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम की बात करते हैं, और इसके अलावा वीमेन एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं, और जो लेबर एक्सप्लॉयटेशन है उसकी बात हम करते हैं। तो सभी विषयों को लेकर मुल्क राज आनंद जो है बहुत अवेयर दिखाई पड़ते हैं। तो दोस्तों, इनके वर्क में हमें वही एक सोशल पिक्चर, रियलिज्म वाली पिक्चर हमें देखने को मिलती है। एक रियलिस्टिक अप्रोच हम कह सकते हैं, वो अप्रोच हमें देखने को मिलती है। कहाँ? मुल्क राज आनंद के वर्क्स में वो अप्रोच देखने को मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि मुल्क राज आनंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था और इन्होंने क्या क्या किया था, वो मैं आपको ऑलरेडी कल बता भी चुका हूं कि मुल्क राज आनंद की अगर जो हम बर्थ की बात करें तो आपको मालूम ही है कि 12 दिसंबर को इनका बर्थ हुआ था और 1905 में इनका बर्थ हुआ था। कब? 12 दिसंबर 1905 में मुल्क राज आनंद का बर्थ हुआ था। दोस्तों, किस स्थान पर हुआ था? पेशावर में इनका जन्म हुआ था। कहां हुआ था? पेशावर में इनका जन्म हुआ था। और कौन सी डेट को हुआ था? ये वो पॉइंट्स हैं जो मैं ऑलरेडी आपको कल बता चुका हूं। 12 दिसंबर में हुआ था, 1905 में हुआ था, पेशावर में हुआ था। तो 12 दिसंबर 1905 पेशावर में मुल्क राज आनंद का जन्म हुआ था। कहां हुआ था दोस्तों इनका बर्थ? इनका बर्थ हुआ था 12 दिसंबर 1905 में, पेशावर में इनका जन्म हुआ था। और ये एक क्षत्रिय फैमिली को बिलोंग करते थे। ये क्वेश्चन आ सकता है कि मुल्क राज आनंद जो थे वो किस प्रकार की फैमिली को बिलोंग करते थे? तो योर आंसर विल बी क्षत्रिय फैमिली। आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा क्षत्रिय फैमिली। तो दोस्तों, मुल्क राज आनंद जो थे वो एक क्षत्रिय फैमिली को बिलोंग किया करते थे। तो अभी तक मैंने आपको क्या पॉइंट्स बताए? अभी तक मैंने आपको बताया कि मुल्क राज आनंद जो है इनका जो बर्थ हुआ वो 12 दिसंबर 1905 में हुआ, और मुल्क राज आनंद जो थे वो किसको बिलोंग करते हैं? वो एक क्षत्रिय फैमिली को बिलोंग करते हैं। मुल्क राज आनंद की फैमिली कैसी है? एक क्षत्रिय फैमिली है, उसको मुल्क राज आनंद बिलोंग करते हैं। अब इनके जो फादर थे दोस्तों, मैंने आपको कल भी बताया था, इनके फादर थे लालचंद। क्या थे? लालचंद थे, जो कि एक कॉपर स्मिथ थे। और ये क्या करते थे? ये एक क्लर्क थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी में। जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी उसमें इनके फादर क्लर्क थे। मदर जो थी इनकी ईश्वर कौर, वो एक रिलीजियस लेडी थी, एक धार्मिक लेडी थी, एक होम मेकर थी, और इसके अलावा वो किसमें जुड़ी हुई थी? धर्म से बहुत ज्यादा लगाव रखने वाली, स्पेसिफिक अटैचमेंट था उनका रिलीजन को लेकर, जो ईश्वर कौर थी। तो इतना आपको पता चला कि जो आनंद थे वो कब इनका बर्थ हुआ दोस्तों? इनका बर्थ 12 दिसंबर 1905 में हुआ। इसके बाद कैसे परिवार को बिलोंग करते हैं? एक क्षत्रिय फैमिली को। आनंद जो है वो एक क्षत्रिय फैमिली को बिलोंग करते हैं। इनकी माँ की बात करें तो इनकी जो मदर थी वो ईश्वर कौर थी, और ईश्वर कौर एक धार्मिक प्रवृत्ति की लेडी थी। और इनके फादर जो थे लालचंद की अगर जो हम बात करते हैं तो लालचंद जो थे वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में क्लर्क थे। अब दोस्तों, इनकी एजुकेशन कहां से हुई? इनकी कॉलेज एजुकेशन की बात करें तो खालसा कॉलेज अमृतसर, खालसा कॉलेज अमृतसर था जहां से इन्होंने स्टडी की थी। कहां से स्टडी की थी? खालसा कॉलेज अमृतसर से इन्होंने स्टडी की, और लेटर इन पंजाब यूनिवर्सिटीज में से इन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। कहां से? पंजाब यूनिवर्सिटी से इन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद ये फर्दर स्टडी के लिए, हम ये कह सकते हैं पीएचडी करने के लिए, कहां चले गए? ये यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन चले गए, और वहां पर इनको स्कॉलरशिप मिली, इन्होंने पीएचडी भी की। तो ये मुल्क राज आनंद आगे चलकर क्या बने? डॉक्टर मुल्क राज आनंद कहलाए, क्योंकि इन्होंने डॉक्टरेट की थी। ठीक है ना? ये इन्होंने पीएचडी की थी। कहां से पीएचडी की थी दोस्तों? लंदन से पीएचडी की थी मुल्क राज आनंद ने। आप ध्यान रख लेना, मुल्क राज आनंद ने कहां से पीएचडी की थी? मुल्क राज आनंद ने लंदन से पीएचडी की थी। कहां से? लंदन से पीएचडी की थी इन्होंने। और
इसके अलावा अब इनके बारे में मैंने आपको एक और बात बताई थी कि मुल्कराज आनंद एक ऐसे नॉवलिस्ट, एक राइटर से मिले थे जिन्होंने सुसाइड कर लिया था। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है और आपके जो है नेट में आया हुआ क्वेश्चन है कि किस राइटर से ये मिले थे जिन्होंने सुसाइड किया था, तो उनका नाम क्या था जिस राइटर से मुल्कराज आनंद की मुलाकात हुई थी। देन योर आंसर विल बी अर्नेस्ट हेमिंग्वे। ठीक है ना, कौन थे वो? अर्नेस्ट हेमिंग्वे थे। अर्नेस्ट हेमिंग्वे से इनकी मुलाकात हुई थी और अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने सुसाइड किया था। याद रखना, जो अर्नेस्ट हेमिंग्वे थे उन्होंने सुसाइड किया था। अब इसके बाद हम बात करते हैं अनटचेबल की। ये जो इनका वर्क है अनटचेबल, मैंने आपको कल बताया था अनटचेबल किसके बारे में है। अनटचेबिलिटी को ये रिप्रेजेंट करता है। इसका प्रोटोगोनिस्ट भी आपको बताया गया था कि इसका प्रोटोगोनिस्ट कौन है। इसका प्रोटोगोनिस्ट है बाखा। बाखा जो कि एक स्वीपर है और ये कहानी मैंने आपको बताया था लाखा बाखा राखा की, सोहिनी की और पंडित कालीनाथ की कहानी है। इसके अलावा इसमें कर्नल हचिंसन का भी कैरेक्टर आता है और हवलदार चरत सिंह का भी कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है। तो बहुत ही एक यूनिक स्टोरी हम कह सकते हैं जो समाज की रियल पृष्ठभूमि को दर्शाती है। अब ये जो इनका नॉवेल अनटचेबल है, ये किससे इन्फ्लुएंस है? तो दोस्तों दो बंदे थे जिनसे इन्फ्लुएंस थे। द वन वाज महात्मा गांधी एंड द अदर वाज जेम्स जॉयस। जेम्स जॉयस, याद रख लेना, जेम्स जॉयस और महात्मा गांधी, इन दोनों को बिल्कुल माइंड में सेट कर लेना। जेम्स जॉयस और महात्मा गांधी के वर्क को लेकर मतलब ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे उनसे और यही कारण था कि उन्होंने कौन सा वर्क लिखा? अनटचेबल वर्क लिखा गया था। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो कौन सा वो राइटर था जिससे आनंद की मुलाकात हुई थी और जिसने सुसाइड कर लिया था। तो योर आंसर विल बी अर्नेस्ट हेमिंग्वे। दोस्तों क्या आंसर होगा आपका? आपका आंसर होगा अर्नेस्ट हेमिंग्वे। अब ये एक क्वेश्चन आता है, आनंद ये कहते हैं, मुल्कराज आनंद, भाई मैं जितने भी लोगों से मिला, ठीक है ना, जितने भी लोगों से मैं अपनी लाइफ में मिला, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, ठीक है ना, किसी से भी मिला और उनके जीवन का, उनकी कहानियों का मेरे जीवन पर एक विशेष प्रभाव पड़ा और वो चीज मुझे देखने को मिलती है, वो चीज देखने को मिलती है मेरे वर्क में। तो ये दोस्तों इस प्रकार का जो स्टेटमेंट था ये आनंद ने कब और कहां दिया था? क्या वो कहते हैं? वो ये कहते हैं ऑल दोज हीरोज एज द अदर मैन एंड वुमेन हु हैड emerged इन माई लाइफ और इन माई नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज वर डियर टू मी। वो लोग जो मेरे उपन्यास में रहे, मेरी कहानियों का हिस्सा बने, वो मेरे डियर रहे। क्यों? बिकॉज दे वर द रिफ्लेक्शंस ऑफ द पीपल आई हैड मेट इन माई लाइफ। क्योंकि वो क्या थे? वो उन लोगों का रिफ्लेक्शन थे जिनसे मैं अपनी जिंदगी में मिला। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं जिन लोगों से भी मुल्कराज आनंद की मुलाकात हुई उन लोगों को उन्होंने अपने दिल और दिमाग में उतार लिया और इतना ही नहीं, उनकी कहानियों को अपनी कहानियों में एक जगह दी। तो वही तो मैं कहता हूं कि रियलिस्टिक अप्रोच, एक रियलिज्म, द ग्लिम्स ऑफ रियलिज्म हम कह सकते हैं, वो चीज हमें देखने को मिलती है। कहां? आनंद के, जो मुल्कराज आनंद के वर्क हैं वहां पर वो चीज हमें देखने को मिलती है। मतलब एक ग्लिम्स हमें देखने को मिलता है। किसका ग्लिम्स देखने को मिलता है? ग्लिम्स देखने को मिलता है इंडियन रियलिज्म का, जो रियलिस्टिक अप्रोच है उसका ग्लिम्स हमें देखने को मिलता है। अब इसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन आता है कि प्रोग्रेसिव वेलफेयर एसोसिएशन और प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के फाउंडर कौन थे? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के फाउंडर कौन थे। आपको बताया था, ये क्वेश्चन भी मैंने आपसे डिस्कस किया था। तो प्रोग्रेसिव जो ये राइटर्स एसोसिएशन थी इसके फाउंडर कौन थे? तो आपका आंसर होगा मुल्कराज आनंद। कौन थे इसके फाउंडर? इसके फाउंडर थे मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद किस एसोसिएशन के फाउंडर थे? तो आपका आंसर होगा प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन। क्या आंसर होगा? प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के फाउंडर थे कौन? मुल्कराज आनंद। अब जो ये मुल्कराज आनंद है दोस्तों, इसमें मतलब भी किस प्रकार के उपन्यास लिखते हैं? तो इतना ध्यान रख लेना, सोशल नॉवेल्स ये लिखते हैं, सोशल नॉवेल्स ऑफ लिखते हैं। और सोशल नॉवेल्स भी कैसे? समाज की सोशल प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करते हुए, रियलिस्टिक अप्रोच को दर्शाते हुए। रियलिज्म बहुत बड़ी चीज है इनके उपन्यासों में और सोशल प्रॉब्लम्स को भी ये दर्शाते हैं। तो ये सोशल प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करने वाले फिक्शन लिखते हैं और इसके साथ साथ इनके उपन्यासों में हमें हिस्ट्री का भी टच देखने को मिलता है। तो हिस्ट्री एज वेल एज सोशल फिक्शंस मिलते हैं और लिखते हैं। और दूसरी बात कि सोशल का टच मुल्कराज आनंद के वर्क में ज्यादा देखने को मिलता है। कैसे देखने को ज्यादा मिलता है? सोशल टच हमें ज्यादा देखने को मिलता है।
अब इसके बाद जो मुल्कराज आनंद, हमारे जो मुल्कराज आनंद हैं, अब इनमें मुझे ये बताइए, इनका एक उपन्यास है जिसमें एक मेन कैरेक्टर आता है मुन्नू का किरदार। मुन्नू का किरदार हमें कौन से उपन्यास में देखने को मिलता है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह पूछ लिया जाता है कि मुन्नू का उपन्यास किस किरदार में हमें देखने को मिलता है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा कि कुली। कुली में हमें मुन्नू का किरदार देखने को मिलता है। और दोस्तों, कुली के कैरेक्टर्स को दिमाग में बिठा के जाना, कुली अपने आप में इनका और एक अनटचेबल, ये ऐसे उपन्यास हैं जिनसे इनके कैरेक्टर्स अक्सर पूछे जाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, और आपको मैंने ये भी बताया था कि मेरे चैनल पर इसकी समरी पूरी पड़ी हुई है, आप उसको देख सकते हैं, उस समरी को पूरा सुन सकते हैं कुली की। और इसमें मैंने आपको कैरेक्टर से परिचित कराया था, इसके इंट्रोड्यूस कराया था कि कौन कौन से मेजर कैरेक्टर्स कुली में हैं, तो वो भी आपको आना बहुत जरूरी है, उसके बारे में पता होना चाहिए। अब गांधी जी की वो कौन सी मैगजीन थी जो इसके लिए इंस्पिरेशन बनी अनटचेबल को लिखने के लिए? तो दोस्तों याद रख लेना, गांधीज यंग इंडिया। जो गांधीज यंग इंडिया जो मैगजीन थी, दैट वाज अ काइंड ऑफ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। पीपल की बात करें तो गांधी और जेम्स जॉयस थे, ठीक है ना, जिनसे इन्फ्लुएंस हुए। और अगर जो हम बात करते हैं मैगजीन की, तो कौन सी मैगजीन है? मैगजीन है गांधीज यंग इंडिया। गांधीज यंग इंडिया वो फेमस मैगजीन थी। कौन सी मैगजीन थी? गांधीज यंग इंडिया। जिससे ये इन्फ्लुएंस हुए थे, किस चीज के लिखने के लिए इन्फ्लुएंस हुए थे? अनटचेबल फिक्शन को लिखने के लिए इन्फ्लुएंस हुए थे। जो मुल्कराज आनंद थे, उसके मतलब इन्फ्लुएंस होने का कारण क्या था? अनटचेबल अनटचेबल को इन्होंने लिखा था। किससे इन्फ्लुएंस को? गांधीज यंग इंडिया। गांधी जी की फिलॉसफी, गांधी जी की आइडियोलॉजी, वो हमें इनके वर्क में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। और स्पेशली इसका बेस्ट एग्जांपल तो तब होता है जब, और ये भी क्वेश्चन बनता है कि इन विच ऑफ द नॉवेल्स गांधी अपीयर्स एज कैरेक्टर, गांधी जी एक कैरेक्टर, एक चरित्र के रूप में आते हैं। तो दोस्तों उस उपन्यास का नाम भी है अनटचेबल। जब गांधी जी लास्ट में आते हैं अपनी स्पीच देने के लिए, तो वहां पर हमें यह देखने को मिलता है, गांधी जी यहां पर कहते हैं कि आप लोग अपने आप को कोई भी हीन भावना से मत देखना, क्योंकि कुछ अछूत नाम की तो कोई चीज होती ही नहीं है, कोई भी अनटचेबल नहीं होता। भगवान ने सभी को एक जैसा शरीर दिया है, एक जैसी संरचना की है, तो फिर हम अलग क्यों? हम अलग नहीं है, हम एक ही हैं। वो ये बात वो कहते हैं। और सबसे बड़ी बात वो कहते हैं कि आप लोग चिल्ड्रन ऑफ गॉड हो, यानी कि हरि जन हो। मतलब चिल्ड्रन ऑफ गॉड, गॉड स्टैंड्स फॉर हरि एंड चिल्ड्रन स्टैंड्स फॉर जन, सो ही गिव्स अ डिफरेंट नेम कॉल्ड हरिजन, ताकि जो है समाज में एक डिस्क्रिमिनेशन ना हो और किसी को भी एक अलग प्रकार के नाम से ना जाना जाए। तो वो चीज यहां पर दिखाई गई है, ठीक है ना। उस चीज को इन्होंने यहां पर रिप्रेजेंट किया, किसमें? अपने जो अनटचेबल जो इनका फिक्शन है उसमें हमें ये चीज देखने को मिलती है। और किस चीज का मतलब क्या चीज देखने को मिलती है कि किस प्रकार से गांधी जी ने, जो महात्मा गांधी थे, गांधी जी ने उसको रिप्रेजेंट किया। मतलब किस प्रकार से गांधी जी ने एक नाम दिया, हरिजन नाम दिया। तो ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि हरिजन किसने कहा था और किस वर्क में हरिजन कहा था। दोस्तों एक स्टोरी है लॉस्ट चाइल्ड, बहुत ही अच्छी कहानी। एक बच्चा जो मेले में बिछड़ जाता है, पहले वह बहुत सारी चीज़ों की इच्छा रखता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, लेकिन बाद में वो बच्चा माता पिता के बिछड़ जाने पर केवल अपने माँ बाप को चाहता है। तो बहुत अच्छी कहानी है लॉस्ट चाइल्ड। पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि लॉस्ट चाइल्ड किसका वर्क है? लॉस्ट चाइल्ड किसका वर्क है? तो दोस्तों आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा मुल्कराज आनंद, ठीक है, मुल्कराज आनंद आपका आंसर होगा। दोस्तों मुझे जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, 2 मिनट मुझे दे दिए। आई हैव एन अर्जेंट वर्क, सो जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, जस्ट वेट। इतने आप लोग जितना मैंने आपको पढ़ाया है उतना आप अपने मन में उसको रिवाइज कीजिए। आई जस्ट कम बैक, मैं अभी आता हूं, बस गया और आया।
सॉरी फॉर गेटिंग मी वेट। तो स्टार्ट करते हैं। हम चल रहे थे कहाँ पर, हम बात कर रहे थे कि जो गांधी जी, सॉरी, लॉस्ट चाइल्ड की बात कर रहे थे कि लॉस्ट चाइल्ड जो है एक स्टोरी है। किसकी स्टोरी है लॉस्ट चाइल्ड? आपका आंसर होगा मुल्क राज आनंद। क्या आंसर होगा? मुल्क राज आनंद। बहुत ही एक अच्छी कहानी है और एक सेंटीमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है मुल्क राज आनंद की स्टोरी लॉस्ट चाइल्ड। आई होप कि जितना अभी तक जितने कमेंट्स आपको बताए गए हैं वो सारे कमेंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अब अगर जो आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द एज ऑफ मुन्नू, मुन्नू की एज क्या है? क्वेश्चन आया हुआ है, इस वजह से मैं आपसे पूछ रहा हूं कि व्हाट इज द एज ऑफ मुन्नू इन दी नॉवल कुली। कुली उपन्यास में मुन्नू की एज क्या है? तो आपका आंसर क्या होगा? 14 ईयर्स। मुन्नू की एज है 14 ईयर्स ओल्ड। कितना है वो बड़ा? 14 ईयर्स ओल्ड है। 14 ईयर्स ओल्ड। मुन्नू की एज कितनी है? 14 साल का है जो मुन्नू है। अब इसके ये जो मुन्नू है का जो, सॉरी हम बात करें कुली की, किस चीज को दर्शाता है? सोशल एक्सप्लॉयटेशन को दर्शाता है कि किस प्रकार से उसका शोषण किया गया था, मुन्नू का शोषण किया गया था। ही वॉज मेंटली एक्सप्लॉयटेड, ही वॉज सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेड, ठीक है ना। हर तरह से मुन्नू का शोषण हुआ था। अब इसके बाद यहां पर एक इनका वर्क आता है दोस्तों, ठीक है ना। इनका वर्क है द वुमेन एंड द काउ। इसमें जो हीरोइन है गौरी, वो रामायण के किस किरदार से मतलब इन्फ्लुएंस होकर ली गई है? तो आपका आंसर होगा सीता। याद रख लेना कि द वुमेन एंड द काउ में जो गौरी का किरदार है वो किस किरदार से प्रेरित होकर मुल्क राज आनंद ने सिलेक्शन किया है। तो क्या आंसर होगा? आपका आंसर होगा सीता। सीता के किरदार से इन्फ्लुएंस्ड होकर उस कैरेक्टर को लिया गया है। अब इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन यह आता है लाल सिंह का किरदार। लाल सिंह का किरदार हमें कहां देखने को मिलता है, किस वर्क में देखने को मिलता है? मुल्क राज आनंद के कौन से वर्क में हमें लाल सिंह का किरदार देखने को मिलता है? तो अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, ध्यान रख लेना, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स में ये किरदार हमें देखने को मिलता है। किस चीज के, कौन से कैरेक्टर का? लाल सिंह का किरदार। ध्यान रखना, द कैरेक्टर ऑफ लाल सिंह अपीयर्स इन अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स। वहां पर हमें ये लाल सिंह का किरदार देखने को मिलता है। इसके अलावा हमने बात की थी मिसेस मैनवेरिंग का कैरेक्टर। मिसेस मैनवेरिंग का कैरेक्टर हमें कहां देखने को मिलता है? मिसेस मैनवेरिंग का कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है कुली में। इसके बाद दोस्तों हमने बात की थी गंगू का कैरेक्टर। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है गंगू का कैरेक्टर। ये जो गंगू का कैरेक्टर है ये कहां देखने को मिलता है? तो टू लीव्स एंड अ बर्ड। टू लीव्स एंड अ बर्ड में गंगू का कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है। कौन से में? टू लीव्स एंड अ बर्ड। अनंता, अनंता का कैरेक्टर कहां देखने को मिलता है दोस्तों? अनंता का जो किरदार है वो कहां देखने को मिलता है? आपका आंसर होगा जो अनंता का किरदार है द बिग हार्ट। द बिग हार्ट में आपको अनंता का किरदार देखने को मिलेगा। कौन से में देखने को मिलेगा? बिग हार्ट में अनंता का किरदार हमें देखने को मिलता है। अब ये जो इनका एक वर्क है दोस्तों, अ लेमेंट ऑन द डेथ ऑफ मास्टर्स ऑफ आर्ट्स। अ लेमेंट ऑन द डेथ ऑफ मास्टर्स ऑफ आर्ट, ये किस चीज को रिवील्स करता है, किस चीज को दर्शाता है? अ लेमेंट ऑन द डेथ ऑफ मास्टर्स ऑफ आर्ट्स, ये आपको मैंने बताया था किस बात को दर्शाता है। और एक चीज ध्यान रखना, जल्द ही मैं आपकी 1 या 2 दिन में लाइव क्लास लेने वाला हूं मुल्क राज आनंद को लेकर ही। मुल्क राज आनंद को लेकर हम रिवाइज करेंगे। जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो आपसे पूछा जाएगा मुल्क राज आनंद को लेकर। तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से जो जो पॉइंट्स कराए जा रहे हैं उनको आपको अच्छी तरह से माइंड में सेट कर लेना है मुल्क राज आनंद को लेकर। और दोस्तों आप में से जो साथी नोट्स परचेज करना चाहते हैं पीजीटी के, जिन्होंने पीजीटी के नोट्स नहीं लिए हैं तो वो ले सकते हैं नोट्स भी। तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी उसका चार्ज होगा मैं आपको बता दूंगा। तो ये मैंने आपको बताया। यहाँ पर जो हमने बात की किसकी, कि जो हम बात कर रहे थे, आई वॉज जस्ट मिसिंग, क्या बात कर रहे थे हम? वी आर टॉकिंग अबाउट
लेमेंट ऑन द डेथ ऑफ मास्टर्स ऑफ आर्ट्स। ये हम बात कर रहे थे किस चीज को कंडेम करता है, ये जो ब्रिटिश एजुकेशन है इंडिया में, ठीक है ना। लेमेंट्स ऑन द डेथ ऑफ मास्टर्स ऑफ आर्ट्स जो है, जो ब्रिटिश एजुकेशन है इंडिया में, उसको कंडेम करता है। कहने का मतलब उसका खंडन करता है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का खंडन करता है। और कहीं ना कहीं हिंद स्वराज में भी गांधी जी की आवाज़ आपने सुनी होगी, गांधी जी को आपने पढ़ा होगा। तो गांधी जी क्या कहते हैं एजुकेशन के बारे में जब वो बात करते हैं, तो गांधी जी ये कहते हैं कि ये जो एजुकेशन है ना, ब्रिटिश एजुकेशन हैज़ एनस्लेव्ड अस। ब्रिटिश एजुकेशन ने हमें अपना गुलाम बना लिया है। आज हम छोटे छोटे कामों के लिए किस पर डिपेंड्स है? आज हम छोटे छोटे कामों के लिए डिपेंड करते हैं मशीनरी पर, मशीन पर डिपेंड करते हैं। हमारा मतलब पूरा का पूरा डिपेंड हम हो चुके हैं मशीनरी पर, और उसी से ही हम काम करते हैं सारा। तो वो कहीं ना कहीं वही चीज़ बताना चाहते हैं। तो ये जो हमारा लेमेंट ऑन द डेथ ऑफ मास्टर्स ऑफ आर्ट्स, ये जो वर्क है, ये किस चीज़ को दर्शाता है? ये कंडेम करता है किस चीज़ को? ये कंडेम करता है ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम है इंडिया में, उसका एक तरह से ये कंडेम कर देता है जो एलिमेंट ऑन द डेथ ऑफ मास्टर्स ऑफ आर्ट्स जो है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसी वजह से मैं आपको ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि लेमेंट ऑन द डेथ ऑफ मास्टर्स ऑफ आर्ट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कंडम्स ऑफ ब्रिटिश, इट कंडम्स ब्रिटिश एजुकेशन इन इंडिया। जो ब्रिटिश एजुकेशन है इंडिया में, उसका ये एक तरह से पूरा का पूरा खंडन करता है ये इनका ये वर्क। इसके अलावा कुली क्या है? सोशल एक्सप्लॉयटेशन है। अनटचेबल क्या है? द प्रॉब्लम ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है ना। जो एक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो आता है, वो अनटचेबिलिटी में हमें देखने को मिलता है। अब इसके अलावा हम बात करते हैं कालीनाथ की। कालीनाथ का कैरेक्टर हमें कहाँ देखने को मिलता है दोस्तों? कालीनाथ का कैरेक्टर हमें अनटचेबल में देखने को मिलता है। क्वेश्चन इसमें लेकिन ये नहीं आता कालीनाथ का कैरेक्टर कहाँ देखने को मिलता है। क्वेश्चन ये आता है हु ट्राइज टू मोलेस्ट सोहिनी, हु इज बाखा सिस्टर। तो उसको मोलेस्ट करने की कोशिश कौन करता है? तो व्हाट विल बी योर आंसर? तो दोस्तों आपका आंसर क्या होगा? अगर जो क्वेश्चन आता है कि हु ट्राइज टू मोलेस्ट सोहिनी, तो योर आंसर विल बी पंडित कालीनाथ, ठीक है ना। कौन करता है? पंडित कालीनाथ जो है वो करता है। दोस्तों आपने मिसेस डॉलोवे का नाम सुना होगा, ठीक है। और इनके जो मिसेस डॉलोवे में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का किस प्रकार से यूज किया गया है, उसी तरह से जैसे वर्जीनिया वुल्फ यूज करती हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को, उसी तरह से मुल्क राज आनंद का एक वर्क है जिसमें स्ट्रीम, जिसे स्पेशली हम कह सकते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए जाना जाता है। नेम दैट पार्टिकुलर वर्क, उस वर्क का नाम मुझे बताइए। तो दोस्तों उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा द बिग हार्ट। याद रख लेना, द बिग हार्ट बाय मुल्क राज आनंद डील्स विद द टेक्निक ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। मुल्क राज आनंद का जो बिग हार्ट है, ध्यान रखना कौन सा वर्क, द बिग हार्ट जो है वो किससे डील करता है? वो डील करता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक से डील करता है। एक स्टेटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा, बहुत यूनिक स्टेटमेंट है। क्या है? वी थिंक वी आर मेयर डर्ट। हमें लगता है कि हम तो पूरी गंदगी हैं, ठीक है ना। हम क्या है? हम खुद पूरी गंदगी हैं। बिकॉज वी क्लीन देयर डर्ट। और हम क्या करते हैं? क्योंकि हम उनकी गंदगी को साफ करते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये अनटचेबल में आता है, ठीक है ना। अनटचेबल में आता है, बाखा का स्टेटमेंट है दोस्तों। अनटचेबल में बाखा के द्वारा मतलब ये बात कही जाती है। और क्या वो कहता है कि हमें लगता है कि हम जो है ये गंदगी साफ करते हैं, तो हम क्या है, मतलब हम उनकी डर्ट साफ करते, तो इस वजह से हम भी डर्ट ही बन चुके हैं, हम भी गंदगी ही बन चुके हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस में नैरेटर कौन है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। ये है
प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। दोस्तों ये बताते चलना कि जो मैं आपको तैयार करा रहा हूं, जो मैं पॉइंट्स आपको समझा रहा हूं, कि आपके क्लियर होते चल रहे हैं। दोस्तों अगर जो ये चीज़ क्लियर होती चल रही है तो प्लीज़ वीडियो पे कमेंट करके जरूर बता देना, और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर देना सेशन अच्छा लग रहा हो तो। प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, ये हमारा ये एक वर्क है मुल्कराज आनंद का। इसके नैरेटर कौन है? कौन है इसके नैरेटर? तो योर आंसर विल बी डॉक्टर शंकर। क्या आंसर होगा? डॉक्टर शंकर। डॉक्टर शंकर इज द नैरेटर ऑफ प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। ऑफ प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस के जो नैरेटर हैं वो कौन है? वो डॉक्टर शंकर हैं। याद रख लेना, डॉक्टर शंकर कौन है? ये प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस के नैरेटर हैं, ठीक है ना। इसके बाद एक कैरेक्टर आता है कर्नल हचिंसन का। कर्नल हचिंसन जो है ये कैरेक्टर कहां दिखाई पड़ता है? तो आपका आंसर होगा अनटचेबल। कर्नल हचिंसन का कैरेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो व्हाट विल बी योर आंसर? योर आंसर विल बी अनटचेबल। तो आपका आंसर अनटचेबल होगा। कर्नल हचिंसन का कैरेक्टर हमें कहां देखने को मिलता है? कर्नल हचिंसन का कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है अनटचेबल में। और स्पेशली जो क्रिश्चियन मिशनरी है उसको लेकर उनका जो कैरेक्टर है वो देखने को मिलता है कि हाउ ही ट्राइज टू कन्वर्ट मुन्नू इनटू द क्रिश्चियन रिलीजन, लेकिन मुन्नू फ्लैट्स अवे फ्रॉम देयर। मुन्नू वहां नहीं रुकता, उनकी बातों में नहीं आता, और वो किसी न किसी तरह से उनके चुंगल से अलग होकर वो वहां से चला जाता है, वो वहां से निकल जाता है। अब ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बनता है कि कुली एक उपन्यास जो है इसको कुली उपन्यास को अ कैरेक्टर नॉवल के रूप में दिखाया गया है, यह जाना जाता है अ कैरेक्टर नॉवल के रूप में। किस रूप में जाना जाता है? कैरेक्टर नॉवल के रूप में कुली को जाना जाता है। अब ये जो कैरेक्टर नॉवल है दोस्तों, कुली को कैरेक्टर नॉवल किसने कहा? किसने कहा कैरेक्टर नॉवल कुली को? तो योर आंसर विल बी एडवर्ड मेयर, जो सॉरी एडविन मेयर ने। एडविन मेयर ने इसको कैरेक्टर नॉवल का नाम दिया। किसने नाम दिया? एडविन मेयर ने इसको कैरेक्टर नॉवल कहा। किसको कैरेक्टर नॉवल कहा? कुली उपन्यास की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, कुली की बात कर रहे हैं। तो कुली को एडविन मेयर ने कैरेक्टर नॉवल का नाम दिया है। आई होप कि जितने अभी तक आपको क्वेश्चंस कराए गए हैं वो क्वेश्चंस आपके सभी क्लियर हो गए होंगे। क्या बात हमने की यहाँ पर? बात की अ कैरेक्टर नॉवल किसने कहा कुली को? तो योर आंसर विल बी एडविन मेयर। ठीक, क्या आंसर होगा? एडविन मेयर आपका आंसर होगा कि कुली को एडविन मेयर ने अ कैरेक्टर नॉवल का। अ कैरेक्टर नॉवल क्यों? क्योंकि वो एक ही कैरेक्टर को लेकर है, एक ही चरित्र को लेकर है, और स्पेशली उसका जो प्रोटैगनिस्ट है वो मुन्नू है। और मुन्नू की लाइफ में जो सारा एक चेंज आता रहता है, जिस प्रकार से शोषण का शिकार होता रहता है, तो वो मुन्नू से चालू होता है, मुन्नू से खत्म हो जाता है। तो उस प्रकार से वो उसमें दिखाई पड़ता है। अब इनको जो है ना एज ए नॉवलिस्ट, मैं लिख देता हूं इसे, एज अ नॉवलिस्ट एम.के. आनंद इज अ चैंपियन ऑफ ट्रूथ। याद रखना, चैंपियन ऑफ ट्रूथ, सच के चैंपियन मुल्कराज आनंद को कहा जाता है। याद रख लेना, मुल्कराज आनंद को सच का चैंपियन कहा जाता है। किसने कहा? किसने इनको सच का चैंपियन कहा? मुल्कराज आनंद को किसने सच का चैंपियन कहा? याद रख लेना दोस्तों, के.आर.एस. अयंगर। के.आर.एस. अयंगर ने इनको सच का चैंपियन कहा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। क्या क्वेश्चन बनता है? एज ए नॉवलिस्ट मुल्कराज आनंद इज अ चैंपियन ऑफ ट्रूथ। ठीक है ना? हु सेड इट, किसने कहा, या फिर हु सेड, किसने कहा, ये दे दिया आपसे।
एज अ नॉवलिस्ट MK आनंद इज अ चैंपियन ऑफ ट्रूथ। योर आंसर विल बी KRS अयंगर। आपका आंसर क्या होगा? KRS अयंगर होगा। ठीक है ना, KRS अयंगर आपका आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि एक स्टेटमेंट आता है कि एज अ ह्यूमन बीइंग आई रिगार्ड अनटचेबिलिटी एज अ क्लॉट अपॉन इंडियन सोसाइटी। एक इंसानियत के नाते ये जो अनटचेबिलिटी है ये एक बड़ा स्पोर्ट है। किस पर स्पोर्ट है दोस्तों? स्पोर्ट है हमारे भारतीय समाज पर। ये बात किसने कही थी, कहां कही? तो आप केवल इतना याद रख लेना कि अनटचेबिलिटी को एक धब्बा माना गया, समाज पर धब्बा, समाज के नाम पर धब्बा, इंसानियत के नाम पर धब्बा। जो ये डिस्क्रिमिनेशन हम कर रहे हैं, हम लोग इस भेदभाव को फैला रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था महात्मा गांधी ने इसमें स्पीच दी थी। महात्मा गांधी की स्पीच है तो ऑब्वियसली महात्मा गांधी ने कहा, किस वर्क में कहा? अनटचेबल वर्क में महात्मा गांधी ने इसको स्पॉट कहा था, एक क्लॉट कहा था। किस पर? इंडियन समाज पर उन्होंने ये कहा था। अब इसके बाद दोस्तों एक स्टेटमेंट आता है, आपने एक कहावत भी सुनी होगी, जो परफेक्शन का जो रास्ता है ना, परफेक्शन को पाने के लिए हमें गड्ढों से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक है ना, परफेक्शन को पाने के लिए हमें गड्ढों से होकर गुजरना पड़ती है। द रोड टू परफेक्शन इज पंक्चुएटेड बाय पिटफॉल्स। जो परफेक्शन की रोड है वो किससे होकर गुजरती है? वो गड्ढों से होकर गुजरती है। तो वही सिचुएशन है। ये बात, ये लाइंस कहां आती है? ये लाइन कोली में आती है। तो परफेक्शन पाने के लिए दोस्तों संघर्ष तो करना पड़ता ही है, और संघर्ष नहीं करेंगे तो अपनी राह तक कैसे पहुंचेंगे? तो तभी तो कहते हैं कि जीवन में संघर्ष हो भले पर पार तू पा जाएगा। और इसमें मैंने एक लाइन आपसे भी कही थी, राह है कठिन जीवन की, हर पग तू संभल कर बढ़ाएगा, पर इस टेढ़ी मेढ़ी राह पे तू लड़खड़ा ही जाएगा। क्योंकि जीवन में वो गड्ढे वाली बात आ गई ना यहाँ पर, कि राह ऐसी होती है, उसमें बहुत सारे गड्ढे आते हैं, लेकिन कदम के लड़खड़ाने को समझना अपनी हार तू, अभी तो बस आरंभ है, स्नेह से स्वीकार तू। तो हमें अगर जो कहीं फेलियर भी आती है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, लेकिन एक्सेप्ट उस कंडीशन में करना चाहिए कि मैं इस फेलियर को अपने साथ ज़्यादा समय तक नहीं रहने दूंगा या नहीं रहने दूंगी, मुझे इससे आगे बढ़ना है और कुछ ना कुछ करना है, कर गुजरना है। तो हो सकता है वो आपकी सफलता में ऐसे चार चांद लग जाएं कि लोग आपकी असफलता को भूल जाएं और आपके लिए ही कहने लगें कि इतने कठिनाइयों से गुजरने के बाद, ऐसा वक्त देखने के बाद भी इसने हिम्मत नहीं हारी और ये आगे बढ़ता गया। तो वही चीज़ मैं आपसे कहता हूँ कि आपको भी उसी तत्परता के साथ आगे बढ़ना है, उसी चीज़ को करते रहना है दोस्तों। अब बात हम करते हैं डेथ ऑफ अ हीरो। इनका एक वर्क है डेथ ऑफ अ हीरो। ये जो डेथ ऑफ अ हीरो है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेथ ऑफ अ हीरो जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? द प्रॉब्लम्स ऑफ इनहैबिटेंट्स ऑफ कश्मीर। कश्मीर के जो रहने वाले लोग हैं उनकी समस्याओं को दर्शाता है। तो ये ध्यान रख लेना, कश्मीर की समस्या को दर्शाता है डेथ ऑफ अ हीरो। इतना याद रख लीजिए, हीरो की मृत्यु कहाँ हो गई? कश्मीर में हो गई। तो उससे दिमाग में कहीं ना कहीं वो स्ट्राइक कर जाएगा, बैठ जाएगा। तो कश्मीर के जो लोग हैं, कश्मीर के लोगों की स्थिति को रिप्रेजेंट करता है डेथ ऑफ अ हीरो। किस चीज को दर्शाता है? डेथ ऑफ अ हीरो कश्मीर के लोगों की स्थिति को दर्शाता है। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इनके आगे की वर्क की तरफ बढ़ते हैं। अब इनका एक वर्क आता है दोस्तों, द कॉर्न गॉडेस। ठीक है ना, द ट्रैक्टर एंड कॉर्न गॉडेस। ये कैसा वर्क है? द ट्रैक्टर एंड कॉर्न गॉडेस ये कैसा वर्क है? आपका आंसर होगा अ शॉर्ट स्टोरी। ठीक है ना, द ट्रैक्टर एंड कॉर्न गॉडेस क्या है? ये एक शॉर्ट
स्टोरी है। द ट्रैक्टर एंड कॉर्न गॉडेस इज अ शॉर्ट स्टोरी बाय मुल्क राज आनंद। और एक इनकी जो अधिकतर पूछी जाती है दोस्तों शॉर्ट स्टोरी में, लॉस्ट चाइल्ड तो बहुत ज्यादा पूछी जाती है। लॉस्ट चाइल्ड किसकी स्टोरी है? योर आंसर विल बी मुल्क राज आनंद। क्या आंसर होगा आपका? मुल्क राज आनंद आपका आंसर होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो मुल्क राज आनंद है, मुल्क राज आनंद के बारे में एक बात कही जाती है। क्या कहा जाता है मुल्क राज आनंद के बारे में? मुल्क राज आनंद के बारे में यह कहा जाता है कि अगर मुल्क राज आनंद ने कुछ भी मतलब ना लिखा होता, केवल एक वर्क उनके को छोड़कर, द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, तो वही उनको एक स्पेसिफिक स्थान वो वर्क दिला देता, उससे उनकी एक वैल्यू समाज में देखी जाती। तो ये बात किसने कही? इस चीज को आप दिमाग में बिठाना दोस्तों। इस बात को कहा था जैक लिंडसे ने। किसने कहा था? इतना याद रख लेना, जैक लिंडसे ने इनके प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस की बहुत ज्यादा प्रशंसा की थी। इतना आप इस चीज को माइंड में सेट कर लेना कि जैक लिंडसे ने इनके वर्क प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस को बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि अप्रिशिएट किया था। अब इनका एक नॉवेल आता है दोस्तों, मॉर्निंग फेस। जो ये मॉर्निंग फेस है, पहला तो क्वेश्चन यही बनता है कि मॉर्निंग फेस किसका नॉवेल है? मॉर्निंग फेस जो वर्क है वो किसका वर्क है? मॉर्निंग फेस जो है किसका वर्क है? तो योर आंसर विल बी मुल्क राज आनंद। किसका वर्क है ये? मुल्क राज आनंद का वर्क है मॉर्निंग फेस। अब एक क्वेश्चन और बनता है इसमें कि मॉर्निंग फेस कितने पार्ट्स में बटा हुआ है? तो आपका आंसर होगा 3 पार्ट्स। मॉर्निंग फेस कितने पार्ट्स में बटा हुआ है? आपका आंसर होगा 3 पार्ट्स में मॉर्निंग फेस को बांटा हुआ है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 पार्ट में बांटा गया है। अब क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? दोस्तों पहला पार्ट जो है, बात हम मॉर्निंग फेस की कर रहे हैं, पहला पार्ट हमारा आता है दी ड्रेडफुल नाइट। याद रख लेना, द वेरी फर्स्ट पार्ट, जो पहला पार्ट है, ठीक है ना, जो पहला पार्ट है हमारा मॉर्निंग फेस का, वो क्या आता है? द ड्रेडफुल नाइट। ड्रेडफुल नाइट हमारा पहला पार्ट आता है। अगर जो हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हमारा आता है द प्रिजन। 3 पार्ट में बटा हुआ है। दूसरा पार्ट क्या आता है? दूसरा पार्ट आता है प्रिजन। और दोस्तों तीसरे पार्ट की अगर जो हम बात करें तो तीसरा पार्ट इसमें आता है द रेजिमेंट। ठीक है, इसमें ड्रेडफुल। और एक चीज के लिए ध्यान रखना कि मैं कल भी लाइव आ सकता हूं आपसे मुल्क राज आनंद को डिस्कस करने के लिए, जो थोड़ा बहुत मुल्क राज आनंद का वर्क रह जाएगा उसको कंप्लीट कराने के लिए। और परसों भी लाइव आ सकता हूं। तो कल या परसों में आपकी लाइव क्लास हो सकती है पीजीटी को लेकर। बात हम पीजीटी की कर रहे हैं, तो पीजीटी को लेकर आपकी जो लाइव क्लास है वो कल या परसों में हो सकती है। और इसके साथ साथ ये जो आज का जो टॉपिक है ये मैं जो हमारे एडिट कॉलेज में जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी मैं ये टॉपिक सेंड करूंगा, क्योंकि उनके लिए भी ये मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुल्क राज आनंद को उनको भी तैयार करना है, तो आप लोग भी इसको अच्छी तरह से तैयार करके चले। कल या परसों में आपका एक लाइव सेशन में रखूंगा, कंबाइंड लाइव सेशन होगा ये एडिट टीचर्स के लिए और पीजीटी वालों के लिए। तो इसको आपको तैयार करते हुए चलना है। तो द ड्रेडफुल नाइट और द प्रिजन और द रेजिमेंट्स, ये 3 पार्ट में बटा हुआ है मॉर्निंग फेस। ठीक है ना। मॉर्निंग फेस को कितने भागों में बांटा गया है? मॉर्निंग फेस को हमने बांटा 3 पार्ट में। और वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? पहला पार्ट है द ड्रेडफुल नाइट, दूसरा पार्ट है द प्रिजन और तीसरा पार्ट है द रेजिमेंट। ठीक है ना, तीसरा पार्ट क्या है? रेजिमेंट है। अब एक स्टेटमेंट आता है ट्रबल, जो ट्रबल होती है, ट्रबल इज अ लिबरल डेमोक्रेसी। याद रखना, ट्रबल को एक लिबरल डेमोक्रेसी के रूप में दर्शाया गया है। ट्रबल इज अ लिबरल डेमोक्रेसी। लिख देता हूं चलो मैं। Just a minute.
ट्रबल इज अ लिबरल डेमोक्रेसी। ट्रबल को लिबरल डेमोक्रेसी के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। ट्रबल क्या है? ट्रबल इज अ लिबरल डेमोक्रेसी। और ये किस में कहा गया दोस्तों, किस वर्क में ये स्टेटमेंट आता है? तो ये आता है द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस में ये देखने को मिलता है। ट्रबल इज अ लिबरल डेमोक्रेसी दैट इज फाउंड इन प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस में ये हमें देखने को मिलता है। क्या है कि ट्रबल इज अ लिबरल डेमोक्रेसी। ट्रबल क्या है? वो एक लिबरल डेमोक्रेसी है, ये इसमें देखने को मिलता है। अब इसके बाद एक स्टेटमेंट आता है कि नोट अ वर्जिन और अ रुपी वॉज सेफ इन हिज रियल्म। याद रखना, नॉट अ वर्जिन और अ रुपी वॉज सेफ इन हिज रियल्म, कि ना तो कोई वर्जिन और ना ही कोई रुपी उसके रियल्म में सेफ था। ये भी लाइन हमें कहाँ देखने को मिलती है? ये भी लाइन हमें देखने को मिलती है द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। जो प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस है वहाँ पर ये लाइन हमें देखने को मिलती है। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि आनंद एक सोशलिस्ट हैं, आनंद एक रियलिस्ट हैं। इसके साथ साथ आनंद को और किस रूप में जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा एक सोशलिस्ट कोमा रियलिस्ट एंड ह्यूमनिस्ट। याद रखना, वो सोशलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं, वो रियलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं, और इसके साथ साथ आनंद को ह्यूमनिस्ट के रूप में भी जाना जाता है। मुल्क राज आनंद जो है वो एक ह्यूमनिस्ट के रूप में भी बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। ह्यूमनिज्म इनके वर्क में दिखाई पड़ता है। दोस्तों ह्यूमनिज्म आप जानते हैं कि कितने प्रकार, कैसे ये मानवता से जुड़े हुए हैं और किस प्रकार से ये एक रियल कैरेक्टर्स को लेते हैं। तभी तो ये कहते हैं कि जितने लोगों से मैं अपनी लाइफ में मिला, जो भी मैंने अपनी लाइफ में मैंने देखा, जिन लोगों से मैं मिला, उन्हीं को मैंने अपने किरदारों में उतारा। ये तो वही वाली बात हो गई ना, जैसे कि एरिस्टोटल कहते हैं कि ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ एन सर्टेन मैग्नीट्यूड। कि ट्रेजेडी एक इमिटेशन होती है, समाज इमिटेशन, कॉपी, मिमिक करना। और कहाँ से मिमिक करना? समाज से मिमिक करना, समाज से कॉपी करना। तो वही चीज़ हमें एक कुछ उस तरह का ही हमें कहाँ देखने को मिलता है? उसी तरह का एक चीज़ हमें देखने को मिलती है इनके वर्क में। मतलब समाज की कॉपी ये एक तरह से करते हैं। और ये क्या करते हैं दोस्तों? ये कैरेक्टर्स को इस प्रकार से मिंजल कर देते हैं और जिससे हमारा एक इंटरेस्ट जुड़ सके, मैरिड इंटरेस्ट, बल्कि हम बोलेंगे मैरिड इंटरेस्ट के कनेक्ट कर सकें। ये बात इनके बारे में किसने कही थी कि ये अपने कैरेक्टर को इस रूप में मिंजल करते हैं कि उनसे हमारा इंटरेस्ट जुड़ जाता है, हमारी रुचि जुड़ जाती है, हम पर्सनली कनेक्ट हो जाते हैं। दोस्तों ये बात बलराम गुप्ता है, एक आलोचक है, तो उन्होंने, बलराम गुप्ता इंडियन क्रिटिक हैं, तो उन्होंने इनको क्रिटिसाइज़ करते हुए ये बात कही है कि इनका जो इन्फिनेटिव चार्म है और कैरेक्टर्स का के साथ मिंजल कर देना, हमें एक तरह से घुल मिल जाना, वो हमें मतलब मैरिड इंटरेस्ट को जोड़ देता है वो। तो ये बात बलराम गुप्ता ने कही। किसके बारे में कही? मुल्क राज आनंद के वर्क्स, उनके कैरेक्टर्स को लेकर ये बात कही गई ही, ठीक है ना, ये बात कही गई। और अनंता की लाइफ में एक कन्फ्लिक्ट को दर्शाने वाला, जो अनंता की लाइफ होती है उसकी लाइफ में कन्फ्लिक्ट को दर्शाने वाला कौन सा वर्क है? तो योर आंसर विल बी द बिग हार्ट। क्या आंसर होगा आपका? बिग हार्ट आपका आंसर होगा। और ये जो बिग हार्ट है दोस्तों, इसमें सोशल प्रॉब्लम, सोशल क्लास को, बल्कि हम कहेंगे सोशल क्लास को इसमें रिप्रेजेंट किया गया है। अब सोशल क्लास कैसी? एक क्लास तो क्लास ऑफ आर्टिस्ट है और दूसरी क्लास है क्लास ऑफ कैपिटलिस्ट। ध्यान रखना, दो क्लास में बटा है। एक क्लास तो क्लास ऑफ आर्टिस्ट है और दूसरी तरफ दूसरा जो वर्ग है हमारा वो है क्लास ऑफ कैपिटलिस्ट्स। तो ये दो पार्ट में बटी है अनंता की कहानी। जो क्लासिफिकेशन ऑफ अनंता है,
ठीक है ना, अनंता की कहानी है, द बिग हार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो दो उसमें पार्ट दिखाए गए, कौन कौन से, एक तो क्लास ऑफ आर्टिस्ट को रिप्रेजेंट किया गया और दूसरा किया गया किसको, क्लास ऑफ कैपिटलिस्ट, ठीक है ना, जो क्लास ऑफ कैपिटलिस्ट है उसको इसमें दर्शाया गया है। द बिगर सिटीज मेयर क्रूएल, जो बड़ा शहर होता है ना वो क्रूएल ही होता है, मतलब वहाँ के लोग बड़े क्रूएल टाइप के होते हैं, सब कुछ बदला हुआ होता है। तो बिगर सिटी को क्रूएल किस इनके वर्क में बड़े शहर को निर्दयी शहर के रूप में दर्शाया गया है। बिगर सिटी, याद रखना, बिगर सिटी इज मेयर क्रूएल। बिगर सिटी मैं लिख देता हूं, चलो इसे भी, बिगर सिटीज मेयर क्रूएल। ये दोस्तों कुली में लाइन आती है, कुली में कहा गया है बिगर सिटीज मेयर क्रूएल कि जो बड़ा शहर होता है ना वो क्या है, वो मेयर क्रूएल है, उसको क्रूएल के रूप में दर्शाया जाता है। क्या कहा गया है कि बिगर सिटी इज मेयर क्रूएल, बिगर सिटी इज मेयर क्रूएल, ये जो है ये कुली में स्टेटमेंट आता है। और इसके अलावा ये मैंने आपको बताया ही था कि जो क्लास ऑफ आर्टिस्ट, क्लास ऑफ कैपिटलिस्ट, ये दो भागों में बांटा गई। अनंता की कहानी है, द बिग हार्ट की कहानी है, ठीक है, ये बिग हार्ट की कहानी आती है। और इसके अलावा जो मुल्कराज आनंद है उनको सोशलिस्ट, रियलिस्ट और ह्यूमनिस्ट के रूप में, सभी रूप में इनको देखा जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के पॉइंट्स मुल्कराज आनंद को लेकर। अभी कल के पॉइंट्स और बाकी हैं मुल्कराज आनंद के। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे किसी नए आपके राइटर को। कल और परसों हो सकता है परसों भी हम ले लें, लेकिन कोशिश रहेगी कि कल ही मुल्कराज आनंद को कंप्लीट कराया जाए। और इसके बाद में आपका कल भी लाइव क्लास हो सकती है और परसों भी लाइव में हो सकता है। तो मुल्कराज आनंद में आपसे डिस्कस करने वाला हूं। जितने भी साथी मेरे पीजीटी के जुड़े हुए हैं यहाँ पर, और इसके साथ साथ जो एडिड स्कूल्स की टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये मुल्कराज आनंद का टॉपिक है, इसको आपको अच्छी तरह से तैयार करना है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे कल। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।